हाँ, तो आज कौन सी क्लास स्टार्ट करनी है? आज स्टार्ट करनी है पॉलिटी की क्लास। कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था पॉलिटी में? जैसे में कि राज्य व्यवस्था मतलब संविधान के बारे में, कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है संविधान की, मतलब जो छोटा इतिहास था ना, संक्षिप्त इतिहास संविधान का, सारे चार्टर अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब एक्ट हम पढ़ लिए थे। 1935 का शासन अधिनियम भारत का, ये सब पढ़ लिए थे, क्या क्या उसमें खूबी थी। बस शॉर्ट पढ़े थे, उसमें ज़्यादा डिटेल्स की पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस डेट याद करनी है। और एक दो पॉइंट जो था बताने लायक वो मैंने बता दिया था पिछले क्लास में पॉलिटी की। तो आज हम रियल में स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का, कि मतलब क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ। क्योंकि स्टार्ट तो बहुत पहले से हो रहा था, 1757 और 64 के युद्ध के बाद ही स्टार्ट हो गया था। मतलब अंग्रेज़ों का कोई ना कोई एक्ट पारित हो गया था अपने कंट्रोल करने के लिए। लेकिन बाद में फिर भारत के लिए कैसे बना संविधान, तो जो भी पहले क्लास था चार्टर अधिनियम ये सब के बारे में तो हो गई थी। अब बात स्टार्ट होती है कि हाँ, जो भारत का मेन आज़ादी का समय जो आता है ना, वो टाइम वो होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भारत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो वर्ल्ड में होता है ना, जो इंग्लैंड एक साइड होती है, अमेरिका ये लोग होता है, मतलब देशों में फर्स्ट वॉर, जो फर्स्ट इंग्लैंड मतलब वॉर होता है ना, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो 1914 से 1918 तक चलती है। दूसरा जो होता है 1939 से 45 से चलती है 1900। तो इसी में ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है, उसके आर्थिक चीज़ों में बहुत सारे खर्च होते हैं, सैनिक मरते हैं बहुत सारे। तो कुछ करने के लिए उसके पास सैनिक बहुत कम होता है। उसने भारत को बोला था, ठीक है, इंग्लैंड वालों ने भारत को बोला था कि अगर उसके साथ भारत वाले सैनिक देंगे साथ वर्ल्ड वॉर में तो वो भारत को आज़ाद कर देगा। तो ऐसे बोला था, और कुछ सैनिकों मतलब सपोर्ट लेता है सैनिकों का, ठीक है, तो आज़ाद करने के लिए बोल दिया था। तो जब वर्ल्ड वॉर जीत जाता है इंग्लैंड, इंग्लैंड अकेले नहीं जीतता है, इसके साथ सारे देश होते हैं। इंग्लैंड की तरफ फ्रांस होता है, जर्मनी, तो जर्मनी के विरुद्ध होती है युद्ध, अमेरिका होता है, ये लोग होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में आगे वर्ल्ड हिस्ट्री में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगी। विश्व इतिहास पढ़ेंगे ना, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे पहले स्टार्ट हुई, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार को वहाँ पे मार देता है तो फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, पहले में 30 देश रहता है, इस सब बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेन बात है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब विश्व युद्ध सेकेंड होती है दूसरी 1945 में ख़त्म, इंग्लैंड का बहुत बुरा हाल हो जाता है। जीत बल जाता है, जीत जाता है, लेकिन बुरा हाल होता है इंग्लैंड का। तो अब इसका भारत पे कंट्रोल अच्छा से नहीं हो पाता है, मतलब उसको ऐसा लगता है ना कि भारत पे कंट्रोल अच्छा से नहीं कर सकते हैं, और फालतू में बहुत सारे कर्मचारी, कभी ये मतलब कभी ये विद्रोह, कभी वो विद्रोह, कभी सेना विद्रोह, ऑटोमेटिक मतलब हो ही रहता, बहुत सारे विद्रोह भारत में होते ही रहते हैं। तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, और उस समय वर्ल्ड वॉर में बहुत क्षति पहुंची थी। जैसे मैं गांधी जी की देख लो, इतना सत्याग्रह आंदोलन किए कि अंग्रेज़ों का दिमाग खराब हो गया। अंग्रेज चैन से बैठ और सो नहीं पाया गांधी जी के कारण ओनली। ये हिंसा नहीं किए, लेकिन अहिंसा की तरफ शांति से इतना विरोध आंदोलन इतना स्टार्ट कर दिए कि अंग्रेज़ को बैठने के लिए फुर्सत नहीं मिला, ठीक है। ये बात है गांधी जी की। गांधी जी ने अपने समय में इतना चले हैं, इतना चले हैं कि वो पृथ्वी का 2 चक्कर लगा सकते हैं। अगर जितना बंदा वो चलें, सिर्फ पैदल उतना चलें गांधी जी, पृथ्वी का 2 चक्कर लगा सकते, इतना बंदा वो अपने जीवन लाइफ में चले हैं सिर्फ। उनको क्या मतलब था देश से, जो आराम से वो अफ्रीका में लड़ रहे थे अपना। 1917 में उन्हें बुला लिया जाता है यहाँ पे, 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, उनके द्वारा बुलाया जाता है उनको, भारत में घूमने के लिए बोलते हैं। फिर पहला सत्याग्रह गांधी जी स्टार्ट करते हैं अपना चंपारण का, पूर्वी चंपारण में जो होता है बिहार में, नील की खेती पे, वो स्टार्ट करते हैं। आगे इतिहास में पढ़ेंगे इसके बारे में चर्चा। तो आराम से गांधी जी, और गांधी जी कुछ भी हो, अंग्रेज कुछ भी लो पार करे, कुछ भी लो पारित करे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, गांधी जी अनशन में बैठ गए। उनको मालूम भी नहीं है कि पहले कौन क्या, उनको इतना मालूम था कि अंग्रेज कभी अच्छा निकाल ही नहीं सकते भारत के लिए, जो भी एक्ट या कुछ भी निकालेंगे वो भारत के लिए अच्छा हो ही नहीं सकता है बस। तो मतलब इनका एक कमजोरी था कि अनशन में बैठ जाते थे, अंग्रेजों झुकना पड़ता था अंग्रेजों को। इसके कारण बहुत पिटाए भी है गांधी जी। तो गांधी जी की चर्चा आगे करेंगे, क्या थे वो। जो आज गांधी जी को बोलता है ना कि गांधी कुछ नहीं था, वो वही बंदा बोलता है जो फिर, मैं क्या बोलूँ, जिसको हिस्ट्री के बारे में एच नहीं मालूम, हिस्ट्री का एच नहीं मालूम, वही गांधी जी को। अब गांधी और नथुराज गोडसे के बारे में कुछ जानकारी ले लिया कहीं से भी, नेट से या कहीं से भी, और गांधी जी को बुरा भला करने लगा। अगर गांधी जी बुरा होते तो उतना सत्याग्रह आंदोलन क्यों करते। हाँ, कोई कोई अपना होता है, हिंदू मुस्लिम वाले करते हैं ऐसा ज़्यादा, कि गांधी बूढ़े थे, बंटवारा करवा दिए वो देश का। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या थे और कौन नहीं थे। गांधी जी के बारे में बोलने से पहले उनके बारे में पहले जान लेना चाहिए कि बंदा गांधी जी थे कौन। गुलाम था इंडिया तब, उस टाइम गुलाम के समय इतना सत्याग्रह। अभी तो बंदा आज़ाद है तो इतना सत्याग्रह और कुछ आंदोलन नहीं कर पाता है, और उस टाइम गांधी जी, सोच लो, जब बंदा यहाँ से, और कौन सा उनके पास जब पैसा थे, इतना वो नेता थे अच्छे कि
क्यों धोती कुर्ता पे अकेले चले गए? कौन सा उनका बिल्डिंग था? देखिए वो कभी कि आज़ादी के बाद उनका बिल्डिंग निकला है, 500 करोड़ का बिल्डिंग निकला है, उनका बेटा और कलेक्टर निकला है, या मीरपत्ती करोड़पति, किसी को मालूम भी था? नहीं। तो कैसे गांधी जी के बारे में कोई ख़राब बोल सकता है? और गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे ना, पूरा ब्रिटिश संसद उनके स्वागत में खड़ा था उस टाइम। अभी गांधी जी को वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है गांधी जी को। तो इंडिया के कुछ महान, द ग्रेट, उन्हें बोलते हैं कि गांधी जी खराब थे और नाथूराम गोडसे ने उसे ठीक मारा। पता नहीं नाथूराम गोडसे उसका पापा थे क्या जो मारा, उसी के वंश से होगा। अब नाथूराम गोडसे जो खुद मार के ऐसा बोलता है बंदा, तो चलो छोड़ो ये सब बात पे, ये सब विवादित टॉपिक हो जाएगा। पहले गांधी जी के बारे में जान लो, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। अब चलो आगे बात करते हैं, कहाँ थे हम, बैक टू पॉइंट, कहाँ थे कि हाँ, जब आज़ादी ख़त्म होती तो एक मतलब बंदा ये बोला था इंग्लैंड वालों ने कि चलो अब देश को आज़ाद करने की टाइम आ गई। मतलब आज़ाद करने की क्या मतलब, वो भारत वालों को बोला था कि साथ दोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो हम देश को आज़ाद कर देंगे, चलो टाइम आ गया आज़ाद करने का। तो ये मेनली इसका था कि इसके पास पैसा नहीं बचा, इसके पास सैनिक नहीं बचा इंग्लैंड का, तब भारत को आज़ाद करने के लिए सोचा। ऐसा नहीं सोचता ये इंग्लैंड वाला। तो चलो ब्रिटिश लोग भारत में एक बंदा को भेजे एक कैबिनेट, मतलब एक बंदा को भेजा प्रतिमंडल बन के कि जाओ भारत में जाओ, वहाँ के क्या क्या राजनीति व्यवस्था है, क्या क्या वहाँ की समस्याएँ हैं, सारे के बारे में पता करके आओ। ब्रिटिश संसद ने भेजा भारत में प्रतिमंडल, जिसके अध्यक्षता लॉर्ड बेवेल थे। लॉर्ड बेवेल आए भारत में, भारत के नेताओं से मिले, भारत के बारे में चर्चा की, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मतलब हो सकता है। तो सारा डिटेल्स लेके वो इंग्लैंड ले गए वापस। उसी मिशन को जो लॉर्ड बेवेल और भारत के राजनेताओं ने मिलकर बनाया था, उसका नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। ठीक है, उस मिशन को नाम कैबिनेट मिशन दिया गया। वो वापस इंग्लैंड गया वहाँ पे। अब कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य क्या था? भारत के संविधान बनाना और एक अस्थायी सरकार को बनाना। कैबिनेट मिशन का यही मेन उद्देश्य था ना कि भारत में संविधान बनाना, भारत को अपना सत्ता सौंप देना, एक स्वराज्य दे दो अपने उसके मर्जी के, तो रूल रेगुलेशन बना के नहीं देगा ना। तो इसका यही मिशन था कैबिनेट मिशन का कि भारत का संविधान बनाओ, एक अस्थायी सरकार बना दो और क्या स्वशासन उसको भारत को लौटा दो कि अपने मन मुताबिक सब कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसा उसमें लिखा गया था, भारत आज़ादी के समय में जब साइन होता है, ट्रीटी दोनों में ट्रीटी हुआ था, तो ऐसा लिखा गया था कि कोई भी भारत का जो भी होगा, भारत स्वतंत्र है, सब कुछ अपना मर्जी से कर सकता है, लेकिन एक जगह नाम सिर्फ वो हमेशा ब्रिटिश के महारानी का देगा। कुछ भी संधि होगा ना तो उसमें एक नाम मात्र के वो भारत के नाम के देगा, मतलब ब्रिटिश के नाम के देगा। ऐसे में कुछ भी हुआ, कोई भी संधि राष्ट्रपति के नाम पे होता है भारत में, तो सारा कुछ इंडिया करेगा, सारा कुछ, लेकिन एक बस नाम दे देगा कि हम इनके अंडर हैं, ब्रिटिश के अंडर। तो वो ट्रीटी होते चलता गया। इसी को लोग मानते हैं कि हम गुलाम ही हैं, 100 साल के लीज पे आज़ादी हुई है, 99 साल के आज़ाद, फिर गुलाम बन जाएंगे। ऐसा सब झूठ है, ऐसा नहीं है, बस नाम से चलता है उनका, थोड़ा नाम ही है, कोई पावर नहीं, कुछ चीज़ में भी नहीं। इंडिया ताकतवर में भी 4th नंबर पर आता है, सैनिक में भी। तो कैसे कोई इंग्लैंड अभी कब्जा कर लेगा फिर वापस गुलाम कर लेगा? ये सब झूठ अफवाह है, ये सब मत सुनो कि लीज पे है आज़ादी, ये सब ऐसी हैं फालतू बातें, ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है इस पर। तो ठीक है, ये बात हो गया। अब हम कहाँ थे? हाँ, तो कैबिनेट मिशन बन गया। इसका उद्देश्य भी समझ गए कि भारत की संविधान बनाना, एक अस्थायी सरकार बनाना और उसका स्वशासन लौटा देना, मतलब भारत को अपना दे देना आज़ादी। तो वापस जाता है वहाँ पे प्रधानमंत्री, ठीक है, जो इनको क्लिमेंटली होते हैं, और ब्रिटिश संसद इसको एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजता है। उसमें 3 सदस्य लाते हैं, 3 से 10, ठीक है। उस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। यहाँ थी पॉलिटी, 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन में यहाँ लिखो, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना, ठीक है, 3 सदस्य। पहला कौन? पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ये कौन होते हैं? इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष होते हैं। जब भारत भेजता है ना 1946 में, वहाँ का ब्रिटिश संसद भारत में 1946 में भेजता है कि जाओ कैबिनेट मिशन आप संभालो, अपना वहाँ के संविधान बनाओ और सारा व्यवस्था संभाल के वापस सत्ता लौटा दो इंडिया को। तो उसके 3 सदस्य उसमें भेजा जाता है। एक पैथिक लॉरेंस थे, दूसरा बंदा होता है स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन का यही है, उसमें रहते हैं क्रिप्स, जब क्रिप्स मिशन आता है ना। तो तीसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स के बाद पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी
एलेक्जेंडर, ठीक है, एवी एलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य लोग आते हैं कैबिनेट मिशन में, 3 सदस्य रहता है वो व्यवस्था, और इसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष रहते हैं। ये पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ये कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन होता है? तो पैथिक लॉरेंस। और ये कौन होते हैं? तो पैथिक लॉरेंस उस टाइम भारत का सचिव होते हैं इंग्लैंड में। जैसे 1858 में पिछले क्लास में पढ़ा दिया हूँ कि 1858 का भारत शासन अधिनियम में एक व्यवस्था की जाती है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता क्राउन के हाथों में चला जाता है तो रूल आती है एक कि भारत का एक सचिव होगा जो इंग्लैंड में रहेगा, और वो भारतीय नहीं रहेगा, वो इंग्लैंड का बंदा ही रहेगा, जो कि भारत का वाइसराय सारा रिपोर्टिंग उस सचिव को करेगा, और वो सचिव डायरेक्ट रानी विक्टोरिया को सारा मतलब महारानी को रिपोर्ट करेगी। तो उसी समय भारत का सचिव बनता है। तो उसी समय ये पैथिक लॉरेंस जब भारत आते हैं 1940 में कैबिनेट मिशन, तो उसका अध्यक्ष भी रहता है, और पैथिक मतलब अध्यक्षता इसी यही करता है इस मिशन का। लेकिन पैथिक लॉरेंस रहता कौन है? तो ये उस समय भारत का सचिव होता है, भारत का सचिव, ठीक है, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी पैथिक लॉरेंस भारत का सचिव होता है उस टाइम। याद रखना, इसका अध्यक्ष भी रहता है और सचिव भी रहता है, यही पैथिक लॉरेंस, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन होता है फिर? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार संगठन जो होता है ना, व्यापार संगठन का हेड होता है। ये व्यापार संगठन का हेड, व्यापार संगठन का हेड। और एवी एलेक्जेंडर कौन होता है? तो ये नौसेना मंत्री होता है, नौसेना मंत्री, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन जब भारत में आता है, इसका उद्देश्य होता है भारत का संविधान बनाना और भारतीयों को अपना सत्ता लौटा देना वापस, ठीक है। तो इसका जो होता है, तो किसकी अध्यक्षता में आती है? पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। पैथिक लॉरेंस कौन होता है? तो वो उस टाइम भारत का सचिव होता है, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स आता है, 3 सदस्य आता है। स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन होता है? तो वो व्यापार संगठन का हेड होता है स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और एवी एलेक्जेंडर कौन होता है? नौसेना मंत्री होता है एवी एलेक्जेंडर, ठीक है। बस इतना याद रखो। और स्टैफोर्ड क्रिप्स से कुछ मुख्य बातें यहाँ लिखो, स्टैफोर्ड क्रिप्स का नहीं, कैबिनेट मिशन का मुख्य बातें। तो मुख्य बातें में क्या क्या होता है कि पहले भारतीयों को जो आएंगे, मतलब भारत को एक संघ बनाया जाएगा जिसमें कि देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य उसमें शामिल होंगे। भारत को एक संघीय व्यवस्था बनाना है, भारत को एक संघ बनाना है जिसमें कि फेडरल, नॉट यूनियन, फेडरल बनाना है, जिसमें कि ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश प्रांत के साथ साथ में देसी रियासतें भी शामिल होंगे, ठीक है, उसके सदस्य शामिल होंगे। ये पहला मुख्य बात ये हो गया, पहले लिख लिया ना कि भारत का एक संघ बनाना है, संघीय व्यवस्था बनाना है जिसमें कि संघ बनाना है जिसमें कि कौन कौन रहेंगे? ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य एवं देसी रियासतों के सदस्य होंगे, ठीक है, देसी रियासतों के सदस्य होंगे। दूसरा मुख्य बात होती है, और उस संघ में एक कार्यकारी परिषद और एक विधानमंडल होगा। तो उस जब संघ बनाएगा तो उस संघ का एक कार्यकारी परिषद एंड विधानमंडल होगा, ठीक है। जो अभी का लोकसभा और राज्यसभा है, तो वैसा ही कार्यकारी परिषद होगा, एक विधानमंडल होगा, और जो अभी का लोकसभा जैसा है लोकसभा राज्यसभा संसद का, वैसे ही। तीसरा एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया जाएगा जो कि जब तक संविधान बन के लागू नहीं होता सारा डिटेल्स, सारा चीज व्यवस्था वही संभालेंगे। तो एक अंतरिम मंत्रिमंडल होगा, अंतरिम मंत्रिमंडल होगा। जब तक संविधान नहीं बन के रेडी हो जाता तब तक सारा व्यवस्था जो एक दिया गया ना विभाग, वो एक मंत्री को दे दिया जाएगा। चौथा बात ये होती है, और कुछ बात है, हाँ, 10 लाख पे एक सदस्य चुना जाएगा। इसमें से हाँ, इस संविधान सभा में जो संविधान सभा बनेगी उसमें 389 सदस्य होंगे, ठीक है, 389 सदस्य होंगे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों के 292 ब्रिटिश प्रांत होंगे। इसमें से ब्रिटिश प्रांतों के 292 और चीफ कमिश्नर एरिया का 4, और ये सब लिखो, और देसी रियासतों का कितने लोग? 93, ठीक है। तो क्या होगा? 389 सदस्य होंगे विधानसभा में, जो संविधान सभा बैठेगी। सभा मतलब बहुत सारे बंदा होंगे सभा में, एक रूम होगा, और ये कहाँ होगा? ये दिल्ली में होगा। अभी और मैं लिख पा रहा हूँ, ये कहाँ होगा? मुख्य बातें में यहाँ लिखो, चौथा के बाद 5वां, ये दिल्ली में ही होगा ये सभा,
दिल्ली में होगा, क्योंकि दिल्ली उसमें चीफ कमिश्नर एरिया था। चीफ कमिश्नर एरिया किसे बोलते हैं? तो चीफ कमिश्नर एरिया में 4 थे, जहाँ से डायरेक्ट चीफ कमिश्नर के द्वारा राज किया जाता था। वो था इंग्लैंड के अंडर, डायरेक्ट इंग्लैंड के अंदर ही, मतलब ब्रिटिश लोग ही संभालते थे, अंग्रेज लोग ही डायरेक्ट था। देसी तो में डायरेक्ट अंग्रेज लोग नहीं था, बताता हूँ, वो अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे, इसे मैं बताता हूँ उसे। पहला लिखो, पहला क्या था? भारत को एक संघ बनाया जाएगा जिसमें कि प्रांतों, ब्रिटिश प्रांतों, मतलब जो प्रांतों और देसी रियासतों के सदस्य उसमें शामिल होंगे, और इसमें एक कार्यकारी एंड विधानमंडल बनाया जाएगा। इससे आज का लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही 2 मंडल बनाया जाएगा। अंतरिम मंत्रिमंडल भी बनाया जाएगा जब तक कि विधानसभा बनकर रेडी नहीं होता, और इसमें मंत्रिमंडल की व्यवस्था नहीं होती जब तक एक मंत्रिमंडल बनेगा जो कि उस एक विभाग का मंत्री होगा उस टाइम। तो 1946 में मंत्रिमंडल बनती है, अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को बनती है, और उसमें 389 सदस्य होंगे। जो संविधान सभा बैठेगी उस सभा में मस्त 389 लोग रहेंगे पूरे भारत में से, 389 लोग रहेंगे पूरे भारत में से, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों जैसे मुंबई, बम्बई प्रांत एक था, मद्रास प्रांत था और कलकत्ता प्रांत था, वो सब प्रांत 3 था, जिसमें से इंडिया का 60% उसी में कवर होता था। ठीक है, प्रांत थे लेकिन उसमें बहुत सारे ब्रिटिश प्रांत थे। ये सब महान प्रेसिडेंसी हो गया, प्रेसिडेंसी 3 प्रेसिडेंसी था ना, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत थे, छोटे छोटे एरिया को प्रांत बोला गया। बम्बई अब थोड़ा छोटा था, बम्बई में गुजरात और महाराष्ट्र ये सब एक एरिया शामिल था, और जैसे ही बंगाल का आता है ना तो उसका सारा एरिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम सारा शामिल था। ठीक है, और बलूचिस्तान तक, मतलब पाकिस्तान का कुछ एरिया, ये सब शामिल था। उसमें एक प्रांत हुआ, 3 ही प्रांत था, उसमें बहुत सारे ब्रिटिश प्रांत थे छोटे छोटे। तो 192 सदस्य जो आएंगे वो ब्रिटिश प्रांत से चुन के आएंगे। ठीक है, और 4 चीफ कमिश्नर एरिया से। 4 चीफ कमिश्नर एरिया कौन सा? चीफ कमिश्नर एरिया वैसा एरिया जो ब्रिटिश सरकार के अंडर ही रहेगा, और उसमें ब्रिटिश सरकार की तरफ से चीफ कमिश्नर हायर किया जाएगा जो उस पर डायरेक्ट कंट्रोल करेगा। और इस प्रेसिडेंसी में जो ब्रिटिश प्रांत होते हैं 292, इस प्रेसिडेंसी में कौन रूल करेगा? तो गवर्नर जनरल या वाइसराय जो होता है उस समय, गवर्नर जनरल या वाइसराय, वो डायरेक्ट राज करेगा ब्रिटिश प्रांतों में। और देसी रियासतें कौन सा हो गया? जिसमें से 93 लोग चुन के आएंगे। राजा रजवाड़ा का जो उस समय बहुत सारे भारत में राजा थे ना, जैसे में झांसी की रानी, ये सब वाली, मतलब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सब देसी रजवाड़े। तो इसमें ब्रिटिश सरकार के अंडर रहेगी, लेकिन अपना वो स्वशासन रहेगा, वो लोग अपना रूल रेगुलेशन कर सकते हैं, बस ब्रिटिश सरकार को टैक्स देते रहेंगे हर महीने, पैसे देते रहेंगे हर महीने। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार का कोई एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जा जाके बार बार हाल समाचार लेता रहेगा वहाँ पे देसी रियासतों में। लेकिन वो बाकी अपना कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, वो देसी रियासतें कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, अपना राज्य, अपना नियम अपने पर लागू कर सकते हैं वो, लेकिन टैक्स जरूर देंगे इंग्लैंड वालों को, ब्रिटिशों को। ठीक है, और उसी बीच में कोई कैप्टन, लेफ्टिनेंट गवर्नर जाता रहेगा इसके पास हाल समाचार लेने के लिए। तो समझ गए ना। 4 कमिश्नर कौन से थे? तो 4 कमिश्नर एरिया में दिल्ली, अजमेर, ठीक है, दिख रहा है ना, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और अंडमान निकोबार। ठीक है, ये 4 कमिश्नर एरिया रहते हैं जिसमें कि चीफ कमिश्नर के द्वारा राज किया जाता है। तो समझ गए ना, ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नर और देसी रियासतों में अंतर। मतलब ब्रिटिश प्रांत जो प्रेसिडेंसी हुआ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, चेन्नई प्रेसिडेंसी, मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, इसमें बहुत सारे प्रांत थे जो कि डायरेक्ट गवर्नर के द्वारा राज किया जाता था, गवर्नर उस पर कंट्रोल करता था। ठीक है, गवर्नर या वाइसराय उस समय। और जो देसी रियासत थी उस पर, देसी रियासत पे 93 सदस्य आएंगे वहाँ से चुन के, जो कि डायरेक्ट राजा के अंडर था। वहाँ के राजा महाराजा होते थे ना, अलग अलग एरिया के, 500 कुछ थे देसी रियासतें में से। उसमें भी देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांतों में से 10 लाख पे ही एक सदस्य चुन के आएंगे, चाहे वो ब्रिटिश प्रांत हो चाहे देसी रियासत हो, 10 लोग पे ही एक सदस्य होंगे। जैसे अभी कैसे एमएलए होती है 20 लाख पर एक एमएलए, वैसे ही उस समय था कि 10 लोगों पे एक आएगा। अभी 20 लाख पे नहीं, अभी भी शायद 10 ही लाख पे एक एमएलए चुना आता है। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है। हाँ, एक ही अभी, हाँ 20 लाख था, ये अभी का एमएलए चूज होता है वो 10 लाख पे बनता है शायद। तो उस टाइम भी ऐसी थी, 10 लाख पे एक लोग, अभी शायद 20 है, इसमें कन्फ्यूजन हुआ एक बार। तो अभी का ये जान लो उस समय का ब्रिटिश प्रांत जो कि गवर्नर के द्वारा राज किया जाता था, डायरेक्ट ब्रिटिश के अंदर थी, ब्रिटिश सरकार के अंदर। तो वो थे ये देसी रियासतें जो राजाओं के अंडर थी, लेकिन टैक्स देता था इंग्लैंडों को, मतलब ब्रिटिश वालों को टैक्स देता था, लेकिन बाकी रूल नियम अपना लागू करे वो राजा लोग। ठीक है, 4 कमिश्नर एरिया था, दिल्ली, अजमेर, अंडमान निकोबार एंड बलूचिस्तान। ब्रिटिश बलूचिस्तान, उस पर चीफ कमिश्नर के द्वारा राज किया जाता था, उसमें डायरेक्ट थे ब्रिटिश के अंदर ही, वो भी ब्रिटिश प्रांत में ही आएंगे। बस ऐसे नाम दे देगा 4 कमिश्नर एरिया। बस इतना याद रखो कि 4 कमिश्नर एरिया कौन सा था, कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है। दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और अंडमान निकोबार या कुर्ग। ठीक है, हो गया ये ब्रिटिश प्रांत, समझ गए। जैसे ये जो घटना होगी वो दिल्ली में ही होगी। ठीक है, ये जो संविधान सभा का बैठक होगा वो दिल्ली में ही हाँ, तो ब्रिटिश चीफ कमिश्नर एरिया समझ गए, चीफ कमिश्नर एरिया क्या होता है। ठीक है,
और चीफ कमिश्नर एरिया देसी रियासतें 93 थी, ब्रिटिश प्रांत से 292 लोग आएंगे। दिल्ली में ये होगी, 10 लाख पे एक सदस्य चुना जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो इतना ही हो गया था। और क्या इसमें खूबी थी, और थी एक दो। तो फिर चुनाव स्टार्ट होती है 1946 में, ठीक है। ये मुख्य बातें थी। चुनाव स्टार्ट होती है 1946 में, जुलाई 1946 को इसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा चुनाव स्टार्ट किया जाता है भारत में। भारत में से चुनाव स्टार्ट किया जाता है। तो 208 सीट जो ब्रिटिश प्रांतों, और ये किसके लिए चुनाव स्टार्ट होता है? देसी रियासतों के लिए चुनाव स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि देसी रियासतें में 93 दो देश के सदस्य थे ना। देसी रियासतें में भी 10 लाख पे एक सदस्य चुन के आएगा, तो देसी रियासतें में राजा खुद अपना प्रतिनिधि भेजेंगे विधानसभा में, ठीक है। मतलब राज्य जो संविधान सभा बनेगा ना, उसमें राजा अपने अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। हर एक 10 लाख के एरिया में एक प्रतिनिधि उठेगा और वो राजा, 2 राजा 3 राजा से मिलके अपने प्रतिनिधि भेजेंगे संविधान सभा में। तो चुनाव किस में होना था? तो चुनाव हुआ 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी चीफ कमिश्नर एरिया, जो दोनों ब्रिटिश के अंदर ही थे। तो इसलिए ब्रिटिश इसको मानो कि 296 सीट चीफ कमिश्नर एरिया और ब्रिटिश प्रांत को एक मानो, क्योंकि दोनों पे अंग्रेजों का डायरेक्ट अधिकार था। तो इसलिए 296 सीटों के लिए चुनाव होगा। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, लिख लिया ना सब कुछ। तो 296 के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखो चुनाव हुआ। अब कैबिनेट मिशन ने चुनाव करवाए। 292 थे ब्रिटिश प्रांत के बंदे और 4 कमिश्नर एरिया का, टोटल 296 के लिए चुनाव होगा, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत के लिए चुनाव नहीं होगा, देसी रियासतों के लिए चुनाव नहीं होगा, क्योंकि उसका तो प्रतिनिधि भेजेंगे राजा लोग, ठीक है। इसके लिए चुनाव हुआ, जिसमें से अब चुनाव होगा, इस समय अभी लोकसभा में चुनाव होती है, तो 545 सीट पे चुनाव होती है ना लोकसभा में। तो पूरे इंडिया में सीटें हैं, मतलब 8 है ना नेशनल, ये 8 नेशनल पार्टी है ना, 8 ही नेशनल पार्टी है। जैसे तृणमूल कांग्रेस हो गया, INS हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, BJP हो गया, ये सब हो गया ना 8 टाइप के टोटल। तो वैसे ही थे। तो उस समय कांग्रेस एक पार्टी थी, एक मुस्लिम लीग थी और अन्य छोटे छोटे बहुत सारे पार्टियाँ थे, ठीक है। तो मेन 2 ही का चीज़ का नाम चल रहा था। मुस्लिम का वहाँ पर प्रतिनिधि मुस्लिम लीग कर रहा था और बाकी सामान्य लोगों का प्रतिनिधि ये कर रहा था, कौन? कांग्रेस। हाँ, इसमें से जो मान्यता मिली थी ना दलों का, वो था 3 ही टाइप का दल था। 3 टाइप के दलों को मान्यता मिला था, यहाँ पे लिख लो। 3 टाइप के दलों को मान्यता मिला था। एक सामान्य, मुस्लिम, ये 3 को प्रतिनिधि करेंगे चुनाव, इसी 3 प्रतिनिधि में चुनाव होगा, और एक सिख, ठीक है। ये 3 को मान्यता मिला था। तो 296 सीटों पे चुनाव होता है ब्रिटिश प्रांतों में। इसमें से जैसे आज कैसे बीजेपी 300 सीट जीत गया, बीजेपी आज का 300 सीट जीत गया ना, वैसे ही उस समय कांग्रेस की पावर थी, सिर्फ कांग्रेस ही ज़्यादा एक पार्टी था इधर से। तो 208 सीट कांग्रेस पार्टी जीतती है, 208 उस टाइम विधानसभा के चुनाव में सदस्य के लिए 208 कौन चुनती है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। 208 सीट कांग्रेस 208 जीतती है। मुस्लिम लीग एक पार्टी होती है, मुस्लिम, यहाँ लिख लो मुस्लिम लीग, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ ना, उसे समझ लेना। मुस्लिम लीग कितने, 73 मुस्लिम लीग, और बाकी अन्य जो पार्टियाँ होती है बहुत सारे, वो 15 जीतती है। और कुछ स्वतंत्र भी होते हैं ना, कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार भी आते हैं इसमें, कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार, ठीक है। इसमें से 15 महिलाएं होती है, 15 महिलाएं, ठीक है। और 15 महिलाओं में कौन कौन होती है? लीला रे हो गई, रेणुका राय हो गई, विजयलक्ष्मी पंडित जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन होती है विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, ये सब 15 महिलाओं में से होती है एक, ठीक है, जो संविधान सभा में भाग लेती है। तो कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार चुने जाते हैं, जिसमें 15 महिलाएं चुनी गई। 23 जो सदस्य आते हैं, 23 अरे सॉरी मिटा दे रहा हूँ इसे, 26 जो सदस्य होते हैं ना, वो SC लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट, SC लोग, शेड्यूल कास्ट जो कि छोटे जाति होते हैं। और ST से आते हैं 33 लोग ST से, शेड्यूल ट्राइब से, शेड्यूल ट्राइब मतलब जनजाति आदिवासी लोग जो जंगल टाइप में रहते हैं। तो 15 महिलाएं आती है संविधान सभा में, 26 ST लोग की सीट होती है और 33 ST की होती है। 26 SC शेड्यूल कास्ट और 33 ST शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो ये होती है। 208 कांग्रेस सीट जीतता है, मुस्लिम लीग 73, अन्य 15 और उसको स्वतंत्र उम्मीदवार आते हैं। 15 महिलाएं, 26 ST में से आती हैं और 33 सीट ST में से आते हैं, SC ST में से, ठीक है। तो ये हो गया 296 में ही चुनाव हुआ। अब भारत में अब संविधान सभा में लोग आ गए।
और 93 तो देसी रास्ते से आते हैं, तो मालूम ही है 93 जो सदस्य होते हैं वो देसी रास्ते से आएंगे, ठीक है। हाँ, हैदराबाद एक ऐसा देसी रियासत होता है ना जो अपना प्रतिनिधि नहीं भेजता है, वो अलग ही अपना देश मानने लगता है अपने आप को कि मैं किसी में शामिल नहीं होऊंगा, मुझे अलग फ्रीडम रहने दो, हम लोग अपना ही संविधान बनाएंगे, अपना ही अलग रहेंगे, अपना देश ही घोषित कर लेंगे। हैदराबाद उस टाइम निजाम होता है शायद, ठीक है, तो वो अलग ही सोचते हैं, इसलिए हैदराबाद कोई भी सदस्य संविधान सभा में भाग नहीं लेता है। बाद में तो उसे थूर के बलदेव सिंह कौन है, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल थूर थार के सबको एक कर ही लेते हैं। तो हैदराबाद को बाद में देखेंगे कैसे पिटाता है। तो हटाओ ये, पहले ये इतना हो गया, ठीक है। अब ये सब हो गया, मैं मिटा दे रहा हूँ, तो ये सब समझ गया ना। हाँ, अब इसका चुनाव हो गया, अब सदस्य लोग आ गए यहाँ पे बैठ गए। इसमें से जो 296 प्रतिनिधि होते हैं, इसमें से सांप्रदायिक आधार पे अब सीटों का बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे 389 लोग आ गए ना, 389 लोग आ गए, तो इसमें से सांप्रदायिक से आधार पे, मतलब सांप्रदायिक मतलब नहीं समझे कि जिस जाति का लोग है उसी जाति को चूज करेगा। जैसे में सामान्य लोगों के लिए हो गया हिंदू के लिए, मुस्लिम लीग हो गया मुस्लिम लीग के लिए, सिखों का होगा सिख के लिए। तो सांप्रदायिक आधार पर सीटों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो सांप्रदायिक आधार पर सीटों का बंटवारा चुनाव में कर दिया जाता है। इसमें से 235 सीटें, 235 ही ना, सांप्रदायिक आधार पर 235 सामान्य लोगों के लिए, 93 नहीं 79 मुस्लिमों को मिलता है और 4 सिखों को मिलता है, ठीक है उस टाइम। तो वो छोड़ो, वो इम्पोर्टेंट नहीं, बस लिख लेना कि सांप्रदायिक आधार पर ऐसी बढ़ती है, ठीक है, कि 4 सिख को सीट मिलती है, 79 मुसलमान को मिलती है और 213 होती है, 213 सामान्य लोगों के लिए। तो लिख ही लो, सांप्रदायिक आधार पे जब सीटों का बंटवारा होता है, तो सांप्रदायिक आधार पे सीटों का बंटवारा होता है, तो उस समय 213 सामान्य के लिए, ठीक है, और 79 मुसलमानों के लिए, 79 मुसलमान के लिए और 4 सिखों का सीट होता है, सिख के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देश का मतलब संविधान सभा में लोग आ गए, संविधान सभा में लोग आ गए तो कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी। संविधान सभा में सदस्य चुन के आ गए पूरे इंडिया से। तो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग होते हैं, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तब तक जब तक कि चुनाव कोई अच्छा व्यक्ति को अध्यक्ष ना चुन ले, तब तक हम एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर। तो एक नॉन परमानेंट मेंबर को अध्यक्ष बनाया जाता है, जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे बुजुर्ग होते, तो चुन लिया जाता है उसे। तो इस सभा का अध्यक्ष जैसे 9 सितंबर को, यहाँ लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई, 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, प्रथम बैठक होता है, संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है, जिसमें से संविधान सभा में से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नॉन परमानेंट मेंबर चुना जाता है, ठीक है। तो इसके विरोध में जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, मुस्लिम लीग विरोध में आ जाता है कि नहीं, अभी हमारा जब इतना भाव कम है तो फिर आगे जाके तो इंडिया जो होगा वो हिंदुस्तान में बन जाएगा, हिंदुस्तान एक अपना बना लेगा देश सिर्फ हिंदुओं के लिए। तो इसमें विवाद हो जाता है और मुस्लिम लीग बहिष्कार करता है, इस बैठक का बहिष्कार करके वो अलग हो जाता है और वो कम्युनिटी मिशन से बोलता है कि मुझे अब अलग संविधान, अलग एक देश बनाने की घोषणा की जाए, मतलब मुझे अलग एक देश बना दो। ये माउंटबेटन के पास उस समय जब वायसराय होता है माउंटबेटन, तो उसके पास जाता है मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग मुस्लिम, मोहम्मद अली जिन्ना वैसे खराब नहीं व्यक्ति थे, तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे और मुझे अलग पाकिस्तान की एक दे दो, पाकिस्तान दे दो अलग, मैं अलग संविधान बनाऊंगा, ऐसे रेट लगाने लगता है। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन इस योजना को प्रसारित किया जाता है कि 2 अधिराज बना दिए जाएंगे, एक पाकिस्तान एक भारत, और पाकिस्तान को अपना संविधान बनाएगा वो और इंडिया अपना बनाएगा। दोनों का जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक जो भी रूल रेगुलेशन बनेगा वो संविधान सभा ही डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनेगा, इसके लिए अलग, सब ये मतलब। और अंतरिम मंत्रिमंडल जो होता है, अंतरिम मंत्रिमंडल के सलाह पे ही एक गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा सब अपना अपना। तो भारत के गवर्नर जनरल प्रथम कौन हो जाते हैं, जो भारतीय होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात, देश आज़ाद होने के बाद जो भारत का ओनली गवर्नर जनरल बनता है वो माउंटबेटन रहते हैं। लेकिन भारतीय कौन ऐसा पहला भारतीय होता है जो गवर्नर जनरल बनता है स्वतंत्रता के बाद, तो वो श्री राजगोपालाचारी होते हैं, जिसको राजा जी बोला गया था, उनको राजा जी बोलते थे। तो श्री राजगोपालाचारी भारत के
व्यक्ति होते हैं जो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं। और ऐसे तो देश के आज़ाद के पहले, मतलब आज़ाद के बाद ओनली गवर्नर जनरल बोलेगा तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ही होता है, गुलामी के समय भी, देश के बाद भी, लास्ट में। लेकिन भारतीय कौन पूछेगा तो राजगोपालचारी। तो दोनों तरफ से बन जाते हैं। सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है 9 दिसंबर 1947 को। बस फिर एक समिति बनती है, इसमें और तो कुछ बात है नहीं, तो सब तो हो गया ना। फिर हाँ, देश बंटवारा होता है। 3 जून 1947 को देश बंटवारे की घोषणा कर दी जाती है और 15 अगस्त 1947 को देश बंटवारा हो जाता है। तो जब देश बंटवारा हो गया तो अब सदस्य तो कमेंगे ना, 389 सदस्य थे तो उसमें तो कमेंगे। तो क्या होता है, तो बंदे कमते हैं, ठीक है, और बंदे कमते हैं। और देश आज़ादी जब हो जाता है तो फिर देश आज़ादी में अब बंदे कम गए तो 324 बंदे बचते हैं, ठीक है। 300 बंदे 24 बचते हैं, उसमें से 235 किसके बचते हैं, सामान्य लोग और मतलब ब्रिटिश प्रांत के लोग, और 79 देसी रियासत के लोग बचते हैं, ठीक है। तो बस उसके बाद फिर स्टार्ट होती है। एक मिनट रुको। हाँ, तो क्या था, तो देश बंटवारा 3 जून 1947 के बाद जब देश बंटवारा की बात आ जाती है तो संविधान सभा में जो लोग बचते हैं वो टोटल 324 बचते हैं। मैंने क्या बोला था, जब 3 जून 1947 के बाद जब अलग हो जाती है, मुस्लिम लीग अपना अलग मांग लेता है देश पाकिस्तान, और कांग्रेस लोग इधर ही रहता है, तो उस समय भारत में जो 389 थे स्टार्टिंग में संविधान सभा के सदस्य, वो बच के 324 हो जाते हैं। 324 सदस्य रह जाते हैं, ठीक है। और इस 324 में से 235 प्रांतों से रहते हैं, प्रांतों से, प्लस 89 कहाँ से होते हैं, देसी रियासत से लोग रहते हैं, देसी रियासतों से, ठीक है। ये हो जाते हैं आज़ादी के बाद, 3 जून 1947 के बाद सदस्य लोग बच जाते हैं। और सबसे पहले कितने थे, तो सदस्य निर्धारित किया गया था देश आज़ादी के पहले की नहीं, मतलब 1946 में जब कम्युनिटी मिशन आती है तो 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों से 292, 4 कमिश्नर एरिया से और 93 देसी रियासत से थे उस टाइम, कम्युनिटी मिशन जब लागू करता है संविधान के बारे में तो। लेकिन जब 3 जून 1947 के बाद माउंटबेटन योजना प्रसारित किए जाते हैं, मुस्लिम लीग अपना अलग संविधान मांग लेता है, मतलब अलग देश मांग लेता है, तो सदस्यों की संख्या कितनी बच जाती है भारत में, 324 सदस्य बच जाते हैं, जिसमें से 235 प्रांतों से रहते हैं और 89 देसी रियासतों से रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अब बचती है। अब इसमें भारत के लिए संविधान बनेगा, मुस्लिम लीग अलग हो गया, उसके बाद हटा दो, वो अलग पाकिस्तान का मांग करेगा, पाकिस्तान में बंटवारा हो जाएगा वो, तो अब इतनी हो गया। अब इंडिया का संविधान बनेगा, इंडिया में क्या क्या रूल रेगुलेशन चालू हो गए, तो अब इतने लोग बच गए। अब क्या हो गया कि पहला बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर, पहला बैठक का जो देश स्टार्ट होता है वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है सचिदानंद सिन्हा को, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उन्हीं को चुना जाता है। अब क्या होता है कि दूसरी बैठक होती है, 9 दिसंबर को पहली बैठक, दूसरी जो बैठक होती है, टोटल 11 बैठक होती है, याद रखना, टोटल 11 बैठक होती है, बस ओनली सुपर संविधान में टोटल 11 बैठक। जैसे एक बैठक का स्टार्ट हुआ अभी, तो ये कुछ दिन के बाद खत्म हुई, नहीं कि कल स्टार्ट हुआ तो दूसरा बैठक तीसरा बैठक, ऐसे नहीं होता है। एक बैठक चलती है कुछ दिन तक, दूसरी बैठक जब होती है तो फिर चलती है, वो कंटिन्यू। तो 11 बैठक ही होता है, याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में। कितने बैठक हुई थी, 11 बैठक हुई थी। और 60 देशों के संविधान को पूरा ये लोग पढ़ते हैं और उससे कुछ ना कुछ लेते हैं, वो आगे बात करेंगे संविधान के लिखने का स्रोत। ज़्यादा तो 1935 के संविधान शासन अधिनियम होता है, उसी से 250 आर्टिकल कॉपी कर लिया जाता है, कुछ अलग अलग देशों से कॉपी किया जाता है, कुछ बंदे दिमाग लगाते हैं, अभी भीमराव अम्बेडकर के पास आएंगे। तो इतने लोग बचते हैं, कितने बच जाते हैं, देश जब अलग हो गया, मुस्लिम लीग अलग हो गया, तो कितने लोग बच गए संविधान सभा के सदस्य में, 324 सदस्य बच गए, 235 प्रांतों से लोग थे और 89 देसी रियासतों से थे, ठीक है। अब बात आ गई क्या कि BN राव एक एडवाइज़र होते हैं, संविधान सभा का एडवाइज़र BN राव, उनके पास भी माइंड बहुत होता है, BN राव के पास माइंड बहुत होता है, एडवाइस देने का माइंड भी होता है, पढ़े लिखे व्यक्ति भी होते हैं वो, भीमराव अम्बेडकर के जितना ही मानो, थोड़ा सा कम, भीमराव अम्बेडकर से इतना तो कोई भी नहीं है, वो तो अलग बात है, वो तो ग्रेट हैं, द मोस्ट पावरफुल पर्सन रहते हैं उस समय, तो उनका बात छोड़ दो। भीमराव अम्बेडकर के आसपास भटकने वाले यही बंदे एक होते हैं पढ़ाई में, ये BN राव अम्बेडकर, बाकी तो सब गधे नहीं बोलो, मतलब थे पढ़े लिखे, लेकिन उतना तो नहीं था ना कोई। तो 324 सदस्य में BN राव अम्बेडकर एडवाइज़र होते हैं संविधान सभा का सलाहकार, ठीक है, वो एडवाइस देते हैं। और क्या होता है फिर दूसरा बैठक कब होती है, दूसरा बैठक लिखो, दूसरा दिन का जो बैठक होती है वो 11 दिसंबर, ये बैठक नहीं है, उसका दूसरा दिन का है संविधान सभा का, पहला बैठक का लिख लेना, दूसरा बैठक अगर पूछ देगा तो लिख देना, 11 दिसंबर
दूसरे दिन का जब होती है 11 दिसंबर, दो दिन पे होती है, 9 दिसंबर 11 दिसंबर पे 1946 ईस्वी को क्या होता है, अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थाई डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा थे, अब उनको हटा करके परमानेंट मेंबर कि संविधान सभा का अध्यक्षता कौन करेगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। इनको अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है, परमानेंट मेंबर के अस्थाई अध्यक्ष आप रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। और ये परमानेंट हो गए। और जब देखो संविधान जो है, संविधान सभा वो भारत की प्रथम संसद थी, भारत की प्रथम संसद संविधान सभा ही है। जब संविधान सभा दो रूप में काम करती थी, जब संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती थी तो उनका अध्यक्ष कौन करता था, जीवी मावलंकर। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती थी तब उसका अध्यक्ष जीवी मावलंकर होते थे, ठीक है। लेकिन 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष कौन चुने जाते हैं, और इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो एच.सी. मुखर्जी एंड टी.टी. कृष्णमचारी को, दिख रहा है ना मेरा टिंग, बस लिखो, टी.टी. कृष्णमचारी को उपाध्यक्ष चुना जाता है, संविधान सभा का। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं संविधान सभा का, और संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि उपाध्यक्ष तो हर जगह होनी चाहिए ना, कि अगर राजेंद्र प्रसाद नहीं आए, किसी दिन तबीयत खराब हो गया, कुछ हो गया, तो कौन उसका अध्यक्षता करेगा। तो दो बंदे थे, एक एच.सी. मुखर्जी और एक टी.टी. कृष्णमचारी उपाध्यक्ष होते थे। तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो कौन बंदे थे, एच.सी. मुखर्जी एंड टी.टी. कृष्णमचारी, ठीक है। अब तीसरा बैठक होती है, मतलब तीसरा दिन का 13 दिसंबर 1946 को। तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ, तो समझ में आ गया ना कि जो सांप्रदायिक आधार पे बटा गया था, सांप्रदायिक आधार पे जब कांग्रेस का मतलब सदस्यों का विभाजन होता है तो 213 सामान्य थे, 79 मुसलमान थे, 4 सिख थे। ये सांप्रदायिक आधार पे थे, मतलब अलग जाति के लोग के जो सीटों का बंटवारा हुआ था ना, वो ऐसा ही हुआ था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, जिसमें कि डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। जब 3 जून 1947 को देश आज़ाद हो जाता है, बंटवारा होता है, मुस्लिम लीग अलग हो जाती है, तो सदस्यों की संख्या कितनी बचती है, 324, जिसमें से 235 सीट जो होती है वो प्रांतों से और 89 देसी रियासतों से रहते हैं, ठीक है। फिर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थाई अध्यक्ष, परमानेंट मेंबर अध्यक्ष जो है वो बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। फिर तो उप अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो एच.सी. मुखर्जी एंड टी.टी. कृष्णमचारी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम कार्यवाही स्टार्ट होगी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना बोला गया है। तो तीसरा जो है कि 13 दिसंबर 1946 को तीसरी दिन का बैठक जब होती है, तीसरे दिन का बैठक, तो इसमें क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के साथ बैठक स्टार्ट होती है और संविधान सभा की कार्यवाही स्टार्ट की जाती है। और ये संविधान सभा कहाँ होता है, तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की बैठक होती है। सारे संविधान सभा की बैठक कहाँ होती है, जैसे कि निर्धारित किया गया था दिल्ली में होगी, तो दिल्ली में काउंसिल चैम्बर जो है, काउंसिल चैम्बर जो संसद जहाँ है उसके काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होगी बैठक, सारे बैठक, ठीक है। तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होगी बैठक, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ जवाहरलाल नेहरू अपना संविधान सभा का स्टार्ट करते हैं बात उद्देश्य प्रस्ताव। और 22 जनवरी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना पेश हो गया और उद्देश्य प्रस्तावना पर बहस चलेगा कि क्या क्या है प्रस्तावना पे। अब 22 जनवरी 1947 को क्या करता है, उद्देश्य प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लिया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, डेट याद रखो, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। और बी.एन. राव थे जो सलाहकार थे, बी.एन. राव, उनके मतलब वो क्या करते हैं 1947 में ही 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी, मतलब कुछ कमेटियाँ कि संविधान पे अलग अलग लोग क्या क्या जोड़ना चाहिए, क्या क्या अच्छा होगा, अलग अलग समितियाँ बनाते हैं, बहुत सारे कुछ प्रमुख समिति होती है
तो कुछ प्रमुख समिति में याद रखो कि BN राव के सलाह पे इसमें तो प्रस्तावना स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। उद्देश्य प्रस्ताव को लिख लो, उससे ये सब प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को BR अम्बेडकर के द्वारा मतलब बनाए जाते हैं मतलब बहुत सारे बंदे भीड़ भाड़ थे ना, एक समितियाँ बनाओ कि इसके संविधान पे बहस करेगा ना, कोई बहस करेगा, मतलब बहस क्या मतलब चर्चा विचार होंगे, संविधान कैसे बनना चाहिए, क्या होगा। सारे बंदे अलग अलग, कोई मूल संविधान लाता है, कोई फंडामेंटल राइट्स, कोई फंडामेंटल ड्यूटी, कोई क्या क्या ऐड करता है। तो सारे अलग अलग समितियाँ होती है, जिसमें से कुछ प्रमुख समिति होती है और उसके अध्यक्ष भी होते हैं। तो कुछ प्रमुख समितियाँ यहाँ लिखो, कुछ प्रमुख समितियाँ या कमेटी, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट कमेटी, ठीक है। इसमें पहले होते हैं संचालन समिति। संचालन समिति मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अट जाएगी ना, चलो ट्राई करते हैं। यहाँ समिति होगी, ठीक है, इधर समिति, इधर अध्यक्ष, ठीक है, समिति अध्यक्ष। अब बताओ यहाँ पे जो हो गया पहला संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब इम्पोर्टेंट है, लिखो, हर एग्जाम में आती है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आता है संघीय संविधान समिति, दूसरा समिति होती है संघीय संविधान समिति, जिसका कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होंगे। तीसरा लिखो संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के भी जवाहरलाल नेहरू जी होंगे, जवाहरलाल नेहरू ही। चौथा लिखो प्रांतीय संविधान समिति, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो प्रांतीय के कौन एक करे थे? वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, फुल फॉर्म लिखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में वहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया जाता है, गांधी जी के द्वारा। वहाँ के महिलाओं ही बोलते हैं इनको सरदार, जो वहाँ सत्याग्रह में विजय पाते हैं। तो वहाँ के किसानों जब 30% कर देता है ना टैक्स, तो उनको वापस ये सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं और बारदोली सत्याग्रह जो होती है, और वहाँ पे क्या करते हैं 6% में वापस किसानों को टैक्स ला देते हैं। तो वहाँ के महिलाएं खुश होकर इनको सरदार की उपाधि देते हैं, सरदार। आगे पढ़ेंगे सब कुछ। प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल। एक आता है पांचवा, लिखो 1 2 3 4 5। अब इसमें आता है एक मौलिक अधिकार समिति, ठीक है, एवं अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी वल्लभ भाई पटेल ही होते हैं, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसकी 2 उप समितियाँ भी होती है, उप समितियाँ के भी अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, वो आगे बताऊंगा। फिर पांचवा, छठा लिखो राष्ट्र ध्वज या झंडा समिति, राष्ट्र इंपॉर्टेंट, राष्ट्र ध्वज या झंडा समिति, झंडा समिति कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सातवां लिखो कौन हो गया? संचालन समिति, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक प्रारूप समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका हीरो कौन होते हैं अध्यक्ष? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति, इसको ड्राफ्टिंग लिस्ट में बोला गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष इसको मत भूलना, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, मत भूलना इसको। 7 समिति हो गई, 7 इंपॉर्टेंट समिति थी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू ही। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एंड अल्पसंख्यक मामलों की समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? वल्लभ भाई पटेल ही। राष्ट्र ध्वज या झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? भीमराव अम्बेडकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रारूप समिति में 7 लोग होते हैं, ठीक है, जो कि सारे प्रारूपों पे, संविधान के जितना भी बनते हैं ना सारे चीज़ें, सारे ड्राफ्टिंग पे जो
विचार करेंगे अपना वो प्रारूप समिति ही करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है प्रारूप समिति, इसलिए इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया जाता है कि वही सारे चीज़ों जितना भी बना है ना, सारी चीज़ पे तर्क लगाएंगे अपना, ठीक है। और इसमें 7 लोग होते हैं, 7 लोगों का नाम कृष्णमचारी होते हैं, बहुत सारे बंदे होते हैं, तो उसका मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। तो इस संविधान में बता दे रहा हूँ प्रारूप समिति में, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो प्रारूप समिति में 7 लोग होते हैं उसमें से 2 बंदे का नाम याद रखना, हर एक एग्जाम में पूछ देगा, कोई ऐसा अच्छा एग्जाम में पूछ दे सकता है, पूछेगा ही कि एक होते हैं BL मिश्रा, BL मिश्रा। जो प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष तो भीमराव अम्बेडकर होते हैं, लेकिन 7 सदस्यों में से एक बंदा होता है BL मिश्रा। इनके स्थान पे कौन आते हैं, माधवराव, ठीक है, माधवराव, L माधवराव, L या N माधवराव, इनके जगह पे आते हैं, इनके स्थान पर। लिखो क्या मैं बोला हूँ, जो प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं उसमें से एक बंदा का नाम रखो BL मिश्रा के स्थान पे N माधवराव आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रारूप समिति में ऐसा कौन सा बंदा है जो BL मिश्रा के स्थान पे आते हैं, तो वो है L माधवराव, याद रखो। दूसरा बात होता है कि एक और बंदा की मृत्यु हो जाती है, इसको स्टार मारो पहले। एक बंदा की मृत्यु हो जाती है, 7 सदस्यों में से एक बंदा की 1948 में मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम है DP खेतान, इंपॉर्टेंट, DP खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में। तो इनके जगह पे कौन आते हैं, DP खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाती है, जो कि प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से एक थे, जिनका मृत्यु हो जाती है 1948 में। इनके जगह पे TT कृष्णमचारी को बना लिया जाता है, TT कृष्णमचारी, ठीक है। तो क्या मैं बोला हूँ कि प्रारूप समिति में ऐसा कौन सा बंदा होता है जिसके स्थान पे BL मिश्रा का स्थान पे आते हैं, तो वो है N माधवराव, ठीक है। दूसरा बंदा बोलेगा कि 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाती है, उनके स्थान पे कौन आते हैं, तो TT कृष्णमचारी आते हैं। और TT कृष्णमचारी और SC मुखर्जी कौन होते हैं, तो उपाध्यक्ष भी होते हैं संविधान सभा के। और उस प्रारूप समिति में DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमचारी भी आते हैं उनके हिसाब पे, ठीक है। अब 7 सदस्य समिति हो गया प्रारूप समिति। प्रारूप समिति काम क्या होता है कि सारे प्रारूपों पर विचार करना, विचार विमर्श करके ही एडवाइस देना कि हाँ ये गलत है, ये अच्छा है, वो भीमराव अम्बेडकर करवाते हैं, ठीक है। और संविधान सभा में किसकी राइटिंग होती है, संविधान जो लिखा गया उस पर राइटिंग किसकी होती है, तो प्रेम बिहारी रायजादा का उसमें हैंड राइटिंग होती है संविधान में, ये कोई नहीं बताएगा। अब हो गया, ठीक है, इतना पढ़ लिया ना समिति। अब हाँ, 2 उप समितियाँ थी, तो मैं बताया ही नहीं, 2 उप समितियाँ थी। तो एक था स्टार मारो इसका, जो उसमें मैं समितियाँ तो 7 समिति बताया था ना, 7 समिति, संचालन समिति, संघीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले की समिति। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों की समिति का ना 2 उप समिति होती है, एक मौलिक अधिकार उप समिति, इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार उप समिति, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष होते हैं JB कृपलानी, ठीक है। और दूसरा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले के समिति के जिसका अध्यक्ष होते हैं वल्लभ भाई पटेल, और उसका 2 उप समिति होता है, एक मौलिक अधिकार उप समिति जिसका अध्यक्ष JB कृपलानी होते हैं, और एक होता है अल्पसंख्यक मामले उप समिति, अल्पसंख्यक मामले की उप समिति, अल्पसंख्यक मामले उप समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो SC मुखर्जी, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो 7 समिति में से 7 मुख्य समितियों में से एक समिति थी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की समिति, इसका अध्यक्ष होते हैं वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उसका 2 उप समितियाँ भी होती है, एक होती है मौलिक अधिकार उप समिति, इसका अध्यक्ष JB कृपलानी होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगी ये, और एक होता है अल्पसंख्यक उप समिति जिसका अध्यक्ष SC मुखर्जी होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बताया दोनों आएगी ही। तो हो गया, बस आज इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, वीडियो लंबी हो जाएगी। भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो बताया ही नहीं कौन हीरो थे वो, तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में सुनने से क्या अच्छा है उससे नेक्स्ट वीडियो में सुन लेंगे। फिर अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री किसके विभाग में थे वो बताऊंगा, जवाहरलाल नेहरू कौन सा विदेशी मामले के विभाग थे, सभी बंदे कौन कौन से, उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल होती है अंतरिम मंत्रिमंडल में, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा डिस्कस हो गया ना। भीमराव अम्बेडकर का जो चुनाव होता है ना पहले इस संविधान सभा में बैठक में, संविधान सभा सदस्य के रूप में,
पहले बंगाल से होती है, ठीक है, उसका देश विभाजन के बाद बम्बई से होती है, बम्बई के पुणे से होती है, भीमराव अम्बेडकर के। भीमराव अम्बेडकर 2 बार हार जाते हैं पहले सत्ता सुनने में, फिर जीत जाते हैं वो। तो बस भीमराव अम्बेडकर वो बंदा थे ना जिनको पढ़ने की आदि नहीं थी ना, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, छुआछूत की थी, ये तो मैं बताते रहता हूँ हमेशा वीडियो में। उनके किताब छूने का भी अधिकार नहीं था, पढ़ना तो दूर की बात है उस टाइम। कैसे तो उनके पापा सूबेदार मेजर के रैंक पे होते हैं इंग्लैंड में, मतलब अंग्रेजों के ज़माने में, तो भी कोई फ़ायदा नहीं। जाति तो दलित है ना, दलित जातियों को छूने का अधिकार नहीं था। तालाब पे गए तो पानी गंदा हो गया, छू दिया पानी तो ठीक है। मंदिर जाना मना था, मंदिर गया तो दूर से ही प्रणाम कर लो भगवान को चाहते हो तो, जबकि हिंदू धर्म में भी दलित आते हैं, तो भी हिंदू में इतना छुआछूत थी उस टाइम की। ऐसा था मनुस्मृति में लिखा हुआ, तो मनुस्मृति का दहन करते हैं भीमराव अम्बेडकर, उसमें लिखा हुआ था, इसलिए तो मैं क्या बोलूँगा। भीमराव अम्बेडकर ही बोलते हैं कि अगर कोई बंदा संविधान का दुरुपयोग किया तो संविधान को जलाने वाला पहला बंदा मैं ही रहूँगा। इसलिए संविधान सभा को इतना भयंकर मस्त डिजाइन से लिखा गया ना कि कोई उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। जहाँ सारे बंदे का सोच खत्म होती है ना, वहाँ भीमराव अम्बेडकर की स्टार्ट भी नहीं होती है। उनके कंपेयर में पूरे संविधान सभा में कोई बंदा नहीं था पढ़ाई में, अब वो दलित थे, समझे। दलित मतलब पढ़ने की आज़ादी नहीं, जिंदगी संघर्ष भरी, कभी उनकी टेंशन फ्री नहीं हुई, जिंदगी संघर्ष भरी थी। बच्चे में उनका जन्म कहाँ होता है, तो जन्म होता है मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में माहू जगह पे, माहू गांव में होता है उनका जन्म। उनके पापा के 14 पुत्र होते हैं, सबसे छोटा यही होते हैं, 14 पुत्र पुत्री 14 होते हैं। शादी बच्चे हो जाती है इनकी, 1907 में शादी हो जाती है, मैट्रिक में 2 बीबी इनकी होती है। इसके बारे में क्या करेंगे कि कौन होते हैं, वैसे मैं ओवरऑल बता देता हूँ, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब बताएंगे इनके बारे में। उसमें इनको पढ़ने की आज़ादी नहीं होती है, पढ़ने बहुत चाहते थे ये, पढ़ना इनको मन। ये 21 साल की अवस्था में सारे धर्मों के बारे में जान जाते हैं, हिंदू धर्म के बारे में छोड़ के, क्योंकि हिंदू धर्म में संस्कृत पढ़ने का इनका बहुत शौक होता है। 9 भाषा का ज्ञाता होते हैं ये, 9 भाषा। आजकल बंदे का एक भाषा से ऊपर कोई नहीं जानता है, जानता है बहुत ज़्यादा मेहनत किया तो चलो हिंदी तो अपना है ही, इंग्लिश एक सीख लेते हैं, इंग्लिश सीखने में बंदों की हालत खराब जाती है। और ये 9 भाषा का जानकार, बताओ कितना मेहनत किए होंगे ये। तो ऐसे नहीं कब कोई भीमराव अम्बेडकर इनको भगवान का दर्जा मिला है, वैसे भी जो बंदा अपनी मेहनत से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं उसे लोग भगवान ही बोलते हैं। कृष्ण भगवान थे मनुष्य ना, लेकिन बच्चे से इतना संघर्ष किए हैं ना, उनका कोई सब देखा कि उनका रानियाँ है 16,000 रानियाँ कैसे थी। अब नरकासुर जो थी उसका 16,000 रानियाँ थी, और कृष्ण भगवान जो थे वो क्या कहिए, नरकासुर को निपटा दिए तो उनकी रानियाँ तो फालतू हो जाएगी, कहाँ कौन रखेगा, सारा सती प्रथा थी, जला दिया जाएगा सबको उसके साथ में, कौन रखेगा। कृष्ण भगवान शादी कर लिए, ठीक है, बचे ना, धर्म था वो। तो सबको दिखता है 16,000 पटरानियाँ, तो हम तो अभी कम से कम 2 रख रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। कृष्ण भगवान कितनी थी, देखे नहीं हो क्यों थी, हैं। आगे पढ़ेंगे, अकबर बोला 5,000 के साथ शादी कर लिया। अरे उसमें 5,000 के साथ शादी नहीं करता, जो युद्ध में जिसके पति मर गए हैं, सारा उसमें क्या था, हिंदुओं में सती प्रथा, शादी कर लिया। शादी कर लिया तो एक चल रिलेशन ही बन गया, नहीं भी था तो सती प्रथा से बची, क्योंकि अकबर भी सती प्रथा को बंद करना चाहता था, लेकिन लागू कहाँ होगा, जब तक आएगा नहीं अंग्रेज अपना साला अपना डंडा नहीं दिखाएगा तब तक कहाँ सब बंद होती है। तो उसी समय भीमराव अम्बेडकर का समय था। भीमराव अम्बेडकर का समय तो दलितों को तो एकदम नीचे देखो, उसका पैर भी तुम्हारा है ना तो उससे भी नीचे इसी दलितों का था, पढ़ने का अधिकार नहीं। भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ने गए स्कूल में अपना, टीचर लोग भगा दिया, बोला नहीं तुम सट जाओगे, सब बच्चे VIP बच्चे बैठे हैं, तुम सट जाओगे तो सब का खराब हो जाएगा सब कुछ। भीमराव अम्बेडकर को बाहर बैठा दिया गया। बच्चे थे, अब उनको क्या पता, वो उसको बस पढ़ने में मन था। जहाँ जहाँ बंदे अपना क्या, वो बहुत बच्चे से तेज़ थे, पढ़ना स्टार्ट किए, बहुत मुश्किल से 10th पास किए। फिर एक महाराज साहू महाराज जो होते हैं वहाँ के बड़ोदरा के महाराज, उनके स्कॉलरशिप पे ये विदेश पढ़ने जाते हैं, पढ़ते हैं। 8 साल का डिग्री होता है स्कूल ऑफ लंदन में इकोनॉमिक्स का, 8 साल का डिग्री। जो बंदा 8 साल पढ़ता है तो भी डिग्री नहीं पार करता, ये 2 साल में पढ़ाई कर लिए थे उसका, 2 साल में पढ़ने पे 24 घंटा ध्यान, खाना भी भूल जाओ, पैटिस खा के पढ़ा करते थे ये उस समय वहाँ पे। और अभी लोग को तो गर्लफ्रेंड से फुर्सत ही नहीं, घुमाओ फिराओ, जवानी है बीत जाएगी, ऐस मौज कहाँ से करोगे, फिर बुढ़ाड़ी में ऐस मौज करोगे, हाँ। ऐसे ही एडवाइस देंगे आपको बहुत सारे महान भाव, और उसके एडवाइस लोगे, खुद वो कुछ नहीं किया होगा वही ऐसा एडवाइस देगा आपको, कह रहे जवानी बीत जाएगी, मौज मार लो, बाइक है घूम लो,
खाना पीना खर्चा वर्चा करो, लौंडिया घुमाओ, जितना मने बनाओ, ओए हो जाओ, तो मौज मस्ती कर लो, जवानी तो निकल जाएगी। ऐसे यहाँ आपको एडवाइस दिया जाएगा, ठीक है। अभी के लोग देंगे जो उसको देखना कि वो क्या बंदा किया है, कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा या टीचर लोग ऐसा एडवाइस दे रहा है क्या आपको, देखना, देते भी होंगे कोई ना कोई, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले जॉब ले लो, लव सब तो बुढ़ारी में भी होते हैं। अब बूढ़ा तो नहीं हो जाओगे जॉब करते करते, अब 25 साल तक जॉब ले लोगे, बूढ़ा तो नहीं हो जाओगे, वो तो स्टार्टिंग पीरियड होगी आपकी। करना 2 साल लव किसी से भी हो जाएगा, लव होता नहीं है, किया नहीं जाता, हो जाता है, सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो सफ़र के जाओगे किसी को खोजने की, हाँ लव के लिए गर्लफ्रेंड खोजने नहीं मिलेगी, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाता है कोई ना कोई, लेकिन मिलेगी। अगर वो तुम्हारी फील्ड की नहीं होगी तो तुम्हें बर्बाद करके निकल लेगी, बर्बाद करके ही निकलेगी, फ्री तो छोड़ नहीं। अरे बर्बाद नहीं हुए तो अभी नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद हो गए तब छोड़ेंगे। बर्बाद के मतलब कि जब छोड़ के जाएगी ना तो आपको ज़िंदगी भर मन नहीं लगेगा, कम से कम 17 महीना। पहला प्यार को कब भुलाया जाता है, कितने दिन में, 17 महीना में पहला प्यार को भुलाया जाता है। 17 महीने आप उसे याद करते रहोगे, भले ही दूसरा के बताओगे कि अरे भूल गए यार, बाहर में गई। 17 महीना वो याद आते रहेगी पहला प्यार किसी को भी, ठीक है। साइंटिफिक रीज़न है, मेरे पे अप्लाई मत करना, मैं इस सब में ध्यान नहीं देता, बस एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, लेकिन ध्यान नहीं देता ये सब में, आलतू फालतू चीज़ है ये सब पे ध्यान दोगे तो बंदा का टेंशन इसी में निकल जाएगी, तो फिर अपना पढ़ाई वढ़ाई पे क्या ध्यान दोगे, तैयारी वारी पे, ठीक है। सिर्फ तैयारी पे ध्यान दो, सक्सेस पा लो, कोई नहीं, फिर तो एक से एक लाइन लगी रहेगी, बोलेगा इसी लाइन लग जाएगी क्या, अरे लग जाएगी उस टाइम, करो तो पहले तुम, ठीक है। बस तो यही एडवाइस था आज के लिए, इतना ही, और क्या, बस। और ये गवर्नमेंट जॉब जो है ये युद्ध है एक तरह की, ये इस युद्ध में आपका साथ कोई नहीं देगा, कोई नहीं। और क्या बोलेंगे लोग, अरे अच्छा तैयारी कर रहे हो ना, अच्छा भाव, हाँ ठीक कर रहे हो, बाद में बोलेंगे अरे साला तैयारी ही कर रहा है ना, बहुत सारे बंदे तैयारी करने वाले होते हैं, करने दे, इस युद्ध में कोई साथ नहीं देगा आपका। और जब निकल जाओगे तो वही लोग आपके सामने आएंगे, अरे मैं तो बोलता ही था ये बंदा बहुत ब्रिलियंट है, बच्चे से बहुत ब्रिलियंट था, हमें हमारे पापा के पापा को पढ़ाता था ये, आज निकला ना, हम जानते थे। जब आप बनोगे तब बोलने आएगा इससे, उस समय आपकी बचत रहेगी। अभी आप रिलेशन के शादी में जाओ, कहीं एक कोने में बैठ जाओ, खाना वाना खा के निकल जाओ, कोई वैल्यू नहीं। जब आप गवर्नमेंट जॉब वाले होगे, आपके तरफ से ही अट्रैक्शन आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपके बारे में जानेगा लोग। तो छोड़ो, भीमराव अम्बेडकर के बारे में कल चर्चा करते हैं, बाकी वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है। तो इतना ज्ञान काफ़ी है सभी के लिए, जो फॉलो करे नहीं करे, सबकी अपनी लाइफ होती है, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या जिसको भी कुछ भी डाउट हो वो कमेंट में बता सकता है, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी आज के लिए, तो पॉलिटी के लिए हो गया ना, और संग में सारे कुछ वीडियो समझना है, स्टार्टिंग देखना सारे वीडियो, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।